हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टर्माइट्स यानी दीमक जो होती है उसके बारे में, जो कि हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का ही टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीमक की सामाजिक व्यवस्था, जीवन चक्र एवं नियंत्रण के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आप उसका लाइफ साइकिल लिखिए और उसका नियंत्रण लिखिए कि किस प्रकार किया जा सकता है, या फिर उसका क्लासिफिकेशन आप लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दीमक सामाजिक कीट है। ये निवह में रहते हैं। निवह मीन यानी कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर अपनी, और अपना निवह काष्ठ में यानी कि लकड़ी में अपने चबाए हुए भोजन को बनाते हैं। दीमक अपना वास लकड़ी, पुराने वृक्षों, फर्नीचर तथा मकानों में काष्ठ को भेदकर बनाती है, यानी कि वुड को खाते हैं। दीमक मिट्टी में भी गैलरीनुमा रचनाएं बनाती हैं, शायद आपने देखी भी हो, तथा उसमें उगे पौधों तथा घास की जड़ों को नष्ट करती हैं। और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, क्लास होती है इसकी इंसेक्टा, ऑर्डर होता है ब्लेटोडिया, फैमिली होती है क्रिप्टोसर्कस और जीनस होता है पंक्टुलेटस। ओके, तो ये था इसका हमारा क्लासिफिकेशन। ये देख लीजिए आप, दीमक जो होती है उसमें कई टाइप होते हैं इसके, ठीक है। ये एक एडल्ट है, और उसके बाद ये हमारा टर्माइट्स का जो पूरा लाइफ साइकिल होता है कि कैसे एग होते हैं, फिर उसके बाद निम्फ होता है, और उनकी जो स्टेज है, कुछ उसमें सोल्जर्स होती हैं, कुछ नेजूट होते हैं एंड वर्कर्स होती हैं कुछ इसमें। तो इनकी जितनी भी यहाँ पर स्पीसीज होती हैं कि कैसे कैसे ये एग से निम्फ बनते हैं, निम्फ के बाद जो है वर्कर भी होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं सोल्जर्स भी होती हैं, और रिप्रोडक्टिव निम्फ होती हैं कुछ, जिनका सिर्फ क्या होता है वर्क, रिप्रोडक्शन करना, जबकि वर्कर्स जो होती हैं वो इनको भोजन कराती हैं, जो अदर हमारी दीमक होती हैं और यानी टर्माइट्स इनको। और ये हो जाती है बाद में, जो होती है एक एडल्ट, ठीक है, फीमेल है ये, एडल्ट फीमेल। और उसके बाद जो सबसे बाद में क्या है, हमारी एक टर्माइट बनती है, वो होती है ये पूरी फुल्ली डेवलप्ड एक टर्माइट का यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये हमारा टर्माइट का लाइफ साइकिल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना भी सकते हैं। देखते हैं अब इसकी यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था। दीमक में सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल अरेंजमेंट इन टर्माइट। फर्स्ट होती है इसमें बंध्य श्रमिक यानी कि स्टेराइल वर्कर्स, जो अभी हमने देखी थी वर्कर का डायग्राम। यह कवक द्वारा स्रावित पदार्थों तथा लकड़ी को खाती है। यह उद्गलन द्वारा युवा कीटों तथा अन्य जाति के दीमक कीटों को भोजन प्रदान करती है। जो अन्य जाति के दीमक होते हैं उनको क्या होता है इसका कार्य, भोजन प्रदान करना। उसके बाद जो सेकंड होती है यानी कि स्टेराइल सोल्जर्स, जो सोल्जर्स आपने देखी थी अभी, इसमें इनका सिर बड़ा होता है जिस पर एक जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं। ओके, ये देखिए आप, ये सोल्जर्स है और यहाँ पर इसके क्या है, मैंडिबल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, एक पेयर है मैंडिबल्स का। ओके, यह निवह की रक्षा करते हैं। थर्ड होते हैं प्रतिस्थापित जनन जाति। ओके, सो यह लैंगिक रूप से पूर्ण परिपक्व होते हैं। यदि निवह का राजा या रानी मर जाती है तो इनमें से एक उस मृतक का स्थान ले लेता है, और यह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कि एक में तो पंखों का जो अवशेष है वो गद्दी के रूप में होता है, और यह द्वितीय वर्ग की रानी दीमक होती है, जबकि दूसरे में पंखों के अवशेष नहीं होते हैं और यह तृतीय वर्ग की रानी दीमक होती है। उसके बाद जो फोर्थ स्पीसीज होती है महापंखीय जीव या प्रथम जनन जाति। सो यह पूर्ण विकसित नर तथा मादा दीमक है, और प्रत्येक निवह में केवल एक रानी तथा एक राजा होता है, जो आपने भी देखा होगा। एक निवह में श्रमिक कीट सिपाहियों को तथा जनन जाति के कीटों को भोजन प्रदान करते हैं, यानी कि जो वर्कर्स होती हैं वो सोल्जर्स को, एंड जनन जाति के जो आपने भी यहाँ पर रिप्रोडक्टिव निम्फ देखी उसको भोजन प्रदान कराती हैं। और इसके बदले में वे कौन, श्रमिक जो कि वर्कर्स हैं, इनके मुख तथा किनके मुख यानी कि जो सोल्जर्स हैं और रिप्रोडक्टिव निम्फ हैं, उनके मुख तथा गुदा द्वार से निकले द्रव को ग्रहण करते हैं। और बसंत के मौसम के अंत में तथा गर्मियों के आरंभ में नए बने सैपक्स नर तथा मादा दीमक अपने पुराने निवह से निकलकर उड़ते हैं, यानी कि उनकी जो पुरानी कॉलोनी होती है उससे निकलकर उड़ते हैं, तथा कुछ समय पश्चात इनके पंख
गिर जाते हैं और यह भूमि पर आकर मैथुन करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जिसके पश्चात प्रत्येक जोड़ा एक निवेह बनाता है। फिर यह अपने निवेह का शाही जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। और ये नया छत्ता बनाना शुरू कर देते हैं। मादा अपने अंडे इस नए छत्ते में देती है, यानी कि जौन सी हमारी एक मादा होती है वो क्या करेगी, सिर्फ जिसका जो वर्क होता है रिप्रोडक्शन करना, तो वो क्या है, ये नया छत्ता बनाना शुरू कर देते हैं और मादा अपने अंडे इस नए छत्ते में देती है और इनकी रक्षा भी करती है। अपने निम्फों को रानी दीमक अपनी लार से मिले पदार्थों के रूप में भोजन प्रदान करती है और यही निम्फ बाद में वृद्धि करके राजा व रानी की देखभाल भी करते हैं। अब राजा व रानी का केवल जनन का कार्य ही करते हैं, इनका सिर्फ जनन का कार्य ही बाकी रह जाता है। अब देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट्स। ओके, सो दीमक के जीवन चक्र को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। फर्स्ट होती है वृंदन और मैथुन। ओके, स्वार्मिंग एंड मैटिंग। सो वर्षा ऋतु के आरंभ में सैपंख लैंगिक नर और मादा अपने दीमक ग्रहों से बाहर आ जाते हैं तथा दल बनाकर नई कॉलोनी बनाने की उड़ान पर निकलते हैं, जिसे वृंदन कहते हैं। और एक ही समय में बहुत से निवेह दल बनाकर उतरते हैं और अपने अनुपयोगी पंखों को गिरा देते हैं। यह उड़ान वास्तविक मैथुनिक उड़ान नहीं होती है, यानी कि यह सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होती है, यह प्रकीर्णन उड़ान होती है, क्योंकि मैथुन जो है वो वायु में नहीं होता वरन भूमि पर उतर आने के पश्चात होता है और अपने पंख गिराने के पूर्व या पश्चात होता है। सेकंड होता है नई कॉलोनी की स्थापना, फाउंडिंग न्यू कॉलोनी। सो प्रत्येक निवेह एक राजकीय जोड़े द्वारा स्थापित की जाती है। वे साथ साथ भूमि में एक छोटा सा बिल या गुहा खोदते हैं, जिसे मैथुनिक कक्ष या फिर न्यूपचल जो चैम्बर होता है बोलते हैं हम, और पहले दिए हुए अंडों की दोनों देखभाल करते हैं। और जब इन अंडों से नीम्फ निकलते हैं और बहुत से वर्कर तथा कुछ सैनिक इनमें बनते हैं, जब ये संख्या में काफ़ी हो जाते हैं तो श्रमिक दीमक बच्चों तथा राजा रानियों को खिलाने व पिलाने का कार्य करती है, यानी कि जब इनकी नई कॉलोनी पूरी बन जाती है। ये देख लीजिए लाइफ साइकिल, आप एक बार और देख लीजिए। एग्स है, एग्स से कुछ निम्फ निकलेंगे, ठीक है, कुछ हमारे वर्कर्स होंगे, उसमें कुछ सोल्जर्स होंगे, कुछ नेज्यूट होंगे, और उसके बाद कुछ हमारे रिप्रोडक्टिव निम्फ भी होंगे, और ये है हमारा मेल और किंग। उसके बाद क्या है, इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है और इनमें यहाँ पर आपको दिखे विंग नहीं दिख रहे हैं, पंख नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन होता है और जो इसमें विंग है ये विंग्ड हो जाती है। और ये क्या है, सेक्चुअल विंग्ड जो हमारी एक फीमेल है ये फिर विंग लॉस्ट करेगी और वापस से क्या है इसी स्टेज में आ जाएगी, क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि जब वो वायु में जाते हैं उसके पश्चात नीचे जमीन पर आने पर क्या है, अपने जो विंग होते हैं, पंख होते हैं, उनको खो देते हैं। ओके, तो ये था इनका पूरा लाइफ साइकिल। ये देखिए यहाँ पर थर्ड मॉडिफिकेशन। ओके, सो रानी में इसके बाद तीव्र रूपांतरण होते हैं, वह धीरे धीरे परिणाम में बढ़ती जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कितनी बड़ी हो चुकी है, और इसका अंडाशय तथा वसा पिंडक भी बहुत बढ़ जाते हैं, जबकि जबड़े की जो पेशियां होती हैं वो ह्रासी हो जाती हैं और उच्च रूपों में रानी आपेक्षिक रूप से बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। यह केवल एक विशाल या अतिकायक उदर के रूप में होती है, जो अंडे से फटने की सीमा तक भरा होता है, यानी कि इतना भरा होता है कि फट ना जाए कहीं। और इसका छोटा सा सिर ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे एक काली पिन डबल रोटी के टुकड़े में गड़ी हो। उसकी महीन टांगें इतनी छोटी सी होती हैं कि इसके लिए तनिक सी भी गति संभव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और रानी एक श्रमिक दीमक से 20 से 30 हजार गुना बड़ी होती है। यह 24 घंटों में औसतन 4000 अंडे देती है और अपने 6 से 9 वर्ष के जीवन में 10 लाख अंडे प्रतिवर्ष देती है। सो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 से 9 वर्ष। जिस समय रानी के अंडे देने की क्षमता कम होने लगती है, उसका भोजन करना बंद हो जाता है और अंततः वह मर जाती है और उसके वसायुक्त अवशेष अन्य दीमकों द्वारा जो है वो बड़े चाव से खा लिए जाते हैं। राजा में परिवर्तन कम होता है, केवल
इसके कि वह रानी के घनिष्ठ सामीप्य में आलसी जीवन बिताकर खूब खा खा कर फूल जाता है। लास्ट है इसका फोर्थ, परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट। अंडे पीले, चिकने, अंडाकार या लंबे होते हैं और परिवर्धन कृमिक होता है। इसमें कोई लार्वा या प्यूपा अवस्था नहीं होती। निम्फ जो अंडों से निकलता है वयस्क के समरूप होता है, केवल इसके कि छोटा होता है थोड़ा, और इसमें पंखों के कोई चिन्ह नहीं होते तथा यह लैंगिक रूप से परिपक्व होता है। कई बार निर्मोचन के पश्चात यह वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कंट्रोल ऑफ टर्माइट्स, दीमक का नियंत्रण। दीमक पर नियंत्रण हेतु निम्न उपाय आवश्यक है जो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होता है कि एक पूर्ण विकसित कॉलोनी को नष्ट करना अत्यंत कठिन है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि यह उचित है कि रानी को ढूंढकर मार दिया जाए। और रानी हम मतलब बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि उसका आकार जो होता है वो वर्कर्स और निम्फ से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर कि पौधे लगाते समय गड्ढों में 0.2% डायल्ड्रिन एक केमिकल जो होता है उसका छिड़काव करना चाहिए, इससे दीमक मर जाती है। थर्ड दिया गया है कि वृक्षों को बचाने के लिए उनके ऊपर 1% डायल्ड्रिन का छिड़काव करना चाहिए जब उनको बोते समय। फोर्थ दिया गया है कि BHC चूर्ण का छिड़काव भी एक उत्तम उपाय है दीमक से अपनी फसल को बचाने के लिए। फिफ्थ पर देखते हैं यहाँ पर कि बोने से पहले ईंख को 0.25% BHC या फिर 0.5% DDT तथा एल्ड्रिन और डायल्ड्रिन क्लोरोडेन से उपचारित करना चाहिए। सिक्स्थ पर है कि लकड़ी की वस्तु को, क्योंकि ज़्यादातर दीमक जो है वो लकड़ी की वस्तु को ही लगती है, सोलिग्राम से पोतने से दीमक नहीं लगती है। सेवंथ, ठूंठों को खेत की जुताई के समय अलग करके जला देना चाहिए या फिर जुताई के समय जब उसको धूप लग जाती है सनलाइट से भी वो मर जाती है। एट्थ पर दिया गया है कि बिना सड़े गोबर का खाद के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे टर्माइट्स का कंट्रोल और उसका क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल। आगे भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।